अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा इज़राइल अटैक ऑन गाज़ा, द एक्सप्लोजन्स रॉक्स दोहा, कैपिटल ऑफ कतर। तो इस पर बात होगी। ये कल शाम 9 सितंबर 2025 का वाक़या है। इसराइल का कहना है कि इसने जो हमास लीडरशिप कतर में है उस पर अटैक किया है और उन्हें मारना चाहा है, जो कि गलत है, मिसलीडिंग है। आप एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर घुस कर के किसी भी आदमी को मारते हैं तो वो उस कंट्री के ऊपर अटैक है, ना कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अटैक है। और वो भी जो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है और आप अमेरिका के सबसे बड़े एजेंट हैं मिडिल ईस्ट में, तो आपने कतर के ऊपर अटैक किया, एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर अटैक किया। इसराइल का कहना है कि ये उसका एक्शन एक इंडिपेंडेंट एक्शन था, इसमें किसी से भी उसने परमिशन या एडवाइस नहीं ली, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। अमेरिका की बगैर सपोर्ट के, बगैर मदद के, बगैर कंसेंट के इज़राइल इतना बड़ा कदम नहीं ले सकता। दूसरी चीज़, वो बाद में फर्दर एक्सपोज हो गया। शुरू में जब स्ट्राइक हुआ और अमेरिकन से पूछा गया टू कमेंट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, दे रिफ्यूज टू कमेंट। बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अपने स्पेशल एनवाय जो है मिडिल ईस्ट में, उसके थ्रू कतर को इन्फॉर्म करा दिया था कि आपके ऊपर अटैक होगा। और मज़े की बात यह है कि अटैक होता है 3:42 पर शाम को, और ये जो मैसेज दिया गया है, ये दिया गया है जब वो अटैक हो चुका था 3:52 पर। तो दो झूठ। नंबर एक कि वी हैड नो नॉलेज ऑफ दिस, पहले ये कहा ट्रम्प ने कि जो भी लिया है वो इंडिपेंडेंट एक्शन था, एक्ट था इज़राइल का। और बाद में ये कि नहीं, वी हैड इन्फॉर्म, और वो इन्फॉर्म भी आप 10 मिनट बाद, यानी आपकी कंसेंट क्लियर हो गया कि आप इसमें मुलविस थे और आपके ज़रिए से, आपकी कंसेंट से, आपकी सपोर्ट से अटैक हुआ। सो इट वाज हाईली मिसलीडिंग। अब उसके बाद आइए कि हमास का ऑफिस क्यों था। हमास का ऑफिस इसलिए था कि ये अमेरिका की चालाकी कहिए या खूबी कहिए कि जिन मुल्कों से आपस में इतने डिफरेंसेस होते हैं या इन कम्युनिटीज से कि उनसे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, तो उन्हें एक बिचौलिए की ज़रूरत होती है। वो काम आप कतर से ले रहे थे। जब अफ़गानिस्तान से आपको निकलना था तो उसी कतर में आपने कतर को एडवाइस करके तालिबान का ऑफिस खुलवाया। जो तालिबान अमेरिका से 10-20 साल से लड़ रहा था, क्या ये मुमकिन था कि जो सबसे बड़ा एलाई है आपका कतर, जहाँ पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका आर्मी का बेस है, कि वो वहाँ पर तालिबान का ऑफिस खुलवा देता? तो उसने ऑफिस खुलवाया, फिर वहाँ आपसे नेगोशिएशंस हुई और फाइनली आपको सेफ पैसे दिया गया अफ़गानिस्तान से और आप वहाँ से निकले। तो कतर एक तरह से फैसिलिटेट कर रहा था इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए।
इसीलिए आपने हमास का ऑफिस भी कतर से कह कर के खुलवाया कि अगर ज़रूरत पड़ती है कभी भी फ़लस्तीन से कोई बात करने की तो हम वहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं, चूँकि ना तो हम फ़लस्तीन को बुला सकते अपने यहाँ, ना उनके यहाँ जा सकते। और यही 3 साल से चल रहा था कि कतर के अंदर नेगोशिएशंस होती थी, जिसमें अमेरिका से प्रपोजल आता था, अमेरिका का एनवाय आता था, फॉरेन मिनिस्टर आता था, इजराइल से प्रपोजल आता था, और वहाँ बैठ कर के नेगोशिएट करते थे। तो जो टीम वहाँ थी वो तो एक तरह से कतर के गेस्ट थे, और वो भी अमेरिका के कहने पर। तो अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट है तो उसकी ज़िंदगी बचाना आपकी मॉरल, रिलीजियस या इंसानियत के लिहाज से सब तरह से आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो वो उसके ऊपर नहीं हुआ, वो आपके ऊपर अटैक है। और अगर उनका नुकसान होता है तो वो आपका नुकसान है। तो ये सब कह देना। दूसरी चीज़, बहुत अमेरिका बार बार कहता भी है, क्लेम भी करता है कि वो तो हमारा बहुत क्लोज अलाई है। और क्लोज अलाई का क्या हुआ कि जिस वक्त ईरान और इजराइल वार चल रही थी और ईरान के ऊपर अमेरिका ने मिसाइल्स मारे उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, और ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, तो ईरान ने देखिए दोस्ती निभाई, दोस्ती नहीं कही बल्कि एक ताल्लुक़ निभाया। उसने जो कहा उसे करके भी दिखाया, और कतर को पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि आपसे हमारी ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, हम अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक करेंगे। उससे ये हुआ कि अमेरिकन ने अपने वहाँ से फोर्सेज, अपने प्लेन, सब चीज़ें हटा ली, और 5 या 7 मिसाइल ईरान ने अटैक के लिए रवाना किए, जिसमें से कतर का ये कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ द मिसाइल्स हमने इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, और वहाँ 1 या 2 ही उनके बेस पर जाके पड़ा। तो एक तो ये बहादुरी ईरान की कि उसने जो कहा वो करके दिखाया, जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। इवन चाइना, रूस भी कभी उन्होंने ये जुल्म नहीं की कि अमेरिकन ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक करें। ईरान ने करके दिखाया, और आपने वो बहादुरी दिखाई कतर ने कि उनके मिसाइल इंटरसेप्ट किए। अब यहाँ की देखिए, जो इत्तला है कि इस स्ट्राइक में 12 मिसाइल इन्वॉल्व थे, 15 फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे, और मिसाइल अटैक करते हैं, और वो जो जेट्स या हेलीकॉप्टर्स वहाँ घूमते रहते हैं, और आप उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, आप उन्हें गिरा नहीं पाए। ये तो अफसोस की बात है, दुख की बात है। इससे ये चीज़ और भी निकल के आई कि इसका मतलब वो जो भी वहाँ मिसाइल्स को रोकने का इंटरसेप्टर जो भी चीज़ है, उसकी चाबी आपके पास नहीं, कतर को नहीं दे रखी, वो अमेरिकन्स के पास है। इसलिए कतर एक छोटा सा कंट्री है, बेहद पीसफुल कंट्री है, बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। लेकिन नो डाउट अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो खड़ा हो जाए, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, वो नहीं हो सकता। एक बहुत वेल्दी है, पर कैपिटल इनकम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक छोटा सा मुल्क है, और वो भी जहाँ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट बेस हो, तो उसकी मजबूरी है, वो चाहे भी तो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। लेकिन जो अमेरिका ने मिली भगत थी, जिस तरह से अटैक कराया एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर, कतर के ऊपर, इससे बड़ा डेंजरस सिग्नल गया है थ्रू आउट वर्ल्ड, नॉट ओनली इन कतर, थ्रू आउट वर्ल्ड एंड स्पेशली अरब वर्ल्ड, कि अगर कोई नेगोशिएटिंग टीम रशिया की, यूक्रेन की, अमेरिका की, किसी कंट्री के यहाँ आती है, फॉर एग्जांपल टर्की में उनकी मीटिंग होती है, अक्सर मीटिंग हो, और कोई बराबर का कंट्री उन सब के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दे, तो
क्या मॉरली उसका गलत कह पाएंगे? तो ये जो प्रेसिडेंस है ये बहुत डेंजरस सिग्नल है इसका दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। अक्सर ये होता है यूक्रेन के अंदर यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनकी अक्सर मीटिंग होती है, उसमें अमेरिकन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक दिन वो आ सकता है कि मीटिंग हो रही है और रशिया वहाँ बम्बार्डमेंट करते और सबको मारते। आपका मुंह ये नहीं होगा कि ये गलत हुआ, क्योंकि आपने ये प्रेसिडेंस क्रिएट कर दिया। क्रिएट तो आपने तब भी किया कि ईरान को इन्वॉल्व रखा कि हमारी आपकी मीटिंग होगी, और एक 10 तारीख दी थी कि फलां दिन आपसे न्यूक्लियर डील के बारे में फर्दर डिस्कशन होगा, और उससे पहले ही 2 दिन पहले आपने इजराइल से अटैक करा दिया उनके ऊपर प्रीएम्प्ट। तो अमेरिका हो या इजराइल हो, इनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। बी केयरफुल। और आज ये कतर में हुआ है, अब याद रखिए ये कल सऊदी में भी होगा, ये यूएई में भी होगा, ये ओमान में भी होगा, ये हर कंट्री में होगा। तो अब ये वक्त आ गया, हालांकि इसका एक पॉजिटिव सिग्नल भी आ रहा है कि पहली बार जितने अरब कंट्रीज हैं, भले ही वो दिल से ऊपर से हो, दिखाने के लिए हो, अपने पब्लिक को खुश करने के लिए हो, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट हिम्मत की है कि इजरायली अटैक को, जो अमेरिका का ख़ास चाहता है, उसे कंडेम किया है। उस टाइप पूरे यूरोप ने कंडेम किया है। और बदकिस्मती हम लोग यहाँ बैठे हैं हमारे इंडिया की, कि एक अटैक हुआ, 7-8 लोग मारे गए यरूशलेम में, इस अटैक से 2-3 दिन पहले हमास ने क्लेम किया कि यस हमने किया। उसे हम कंडेम कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक था। और जो गाज़ा में वो कर रहे हैं, वैसे तो 2006 से कर रहे हैं कि उनका खाना पीना पानी हर चीज़ बंद, लेकिन जो 3 साल से जो वो जेनोसाइड हो रहा है, वो 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं बल्कि निहत्थे लोगों के साथ कत्लेआम हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं। वो टेररिज्म नहीं है? उस पर हमें नहीं बोलना चाहिए? यूरोप ने चाहे दिखाने को क्या हो, इजराइल के इस अटैक को गाजा के कतर के ऊपर कंडेम किया। तो आप कम से कम देखिए, जहाँ तक हमारा मामला है, हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अरब कंट्रीज़ में नौकरी कर रहे हैं, जो बिलियंस एंड बिलियंस इंडिया में पैसा भेजते हैं हार्ड करेंसी। इजराइल हमें क्या दे रहा है? ठीक है, इजराइल से आप ताल्लुकात ख़त्म ना करें, ताल्लुकात रखें, लेकिन ईमानदारी की बात कहने के, बल्कि चूँकि आपका दोस्त है तो उसे समझाएं कि ये गलत है, चूँकि आपका इंटरेस्ट दोनों तरफ है। आपके मामला ईरान से भी हैं, आपके मामला अरब कंट्रीज से भी हैं, आपके मामला इजराइल से भी, नथिंग नो। लेकिन जो आपको, दैट मीन्स द इंडियन कम्युनिटी शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड कंडेम दिस एक्ट ऑफ इजराइल जो इसने एक किया है। तो इसमें सबसे बड़ी और खुशी की जो बात है कि जिसे अल्लाह बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। वही मैं ईरान के बारे में कहता हूँ कि ईरान इज़ द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, वैसे इस्लामिक वर्ल्ड नहीं बल्कि कि ये मुस्लिम वर्ल्ड, और दुनिया में अगर इस्लाम के लिए खड़ा होता है तो वो सिर्फ ईरान है। चूँकि सिर्फ ईरान अल्लाह से डरता है, वो इंसान से नहीं डरता। और अरब्स को टेरराइज कर रखा है अमेरिका ने, इतना दहशत में ला रखा है, और ईरान का हवा दिखा रखा है कि आपको खा जाएगा, ख़त्म करेगा। अब मेरे ख्याल से अरब्स में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है सऊदी अरब। जितने सारे अरब कंट्रीज़ की वेल्थ है उससे 10 टाइम ज़्यादा सिर्फ सऊदी अरब की वेल्थ है, और अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर चीज़ दी है। वो किसी इकट्ठा हों, साथ मिल कर रहें, ईरान से भी दोस्ती करें। वो दोस्ती या साथ रहना किसी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हो,
और अगर उन्हें ये डर है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो सऊदी के पास भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो भी बम बनाए, और बम एटम बम होना एक सबसे बड़ा डेटरेंट है आपके बचाव के लिए। तो मुझे यही कहना है कि अरब्स को अब सोचना पड़ेगा। जो इजराइल ने आज करके दिखाया है कतर में, वो कल को सऊदी में भी हो सकता है, वो यूएई में भी हो सकता है, वो मस्कत में भी हो सकता है, वो सब जगह हो सकता है। और ईरान पर वो हिम्मत नहीं कर सकता। ईरान ने अपने को इतना स्ट्रॉन्ग और कर लिया, उसको बड़ा दे चुका, उसने देख लिया दुनिया क्या है, और उसने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितनी लीडरशिप थी, हमास की टॉप लीडरशिप, नेगोशिएटिंग टीम वहाँ, वो सब बच गई है क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बचाया। वो नमाज के लिए अपने सब मोबाइल वहीं छोड़ करके चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए, और इस बीच में अटैक हुआ, और इजराइल अमेरिका बड़ा खुश था कि हमने सबको मार दिया, बट गॉड सेव देम। ये ज़रूर है कि अब उनके लिए कतर हो या सऊदी हो, कोई भी अरब कंट्री सेफ नहीं है, एंड दे हैव टू थिंक अबाउट दिस। And all Arab countries and Iran should come together. That is the only way. Not against Israel, not against anybody, just to protect, for self-defense. Thank you very much. ये मुझे कहना, thank you.